गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखते हैं माना दो बिंदुओं Px1 y1 और Qx2 y2 को मिलाने वाली रेखा मतलब मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? पी क्यू रेखा को बिंदु आर, जिसका नियामक मैं एक्स वाई मान लेता हूं, बिंदु आर m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को मैं फिगर बना के आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इससे हम लोग विभाजन सूत्र प्राप्त करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे निर्देशांक अक्षों को ले लेता हूँ। यहाँ देखिए आपका यह x अक्ष हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ y अक्ष ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ दर्शा दूंगा मैं कि यहाँ है आपका x और इधर है आपका x डैश, ऊपर यहाँ पर y हो जाएगा और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ P, जिसका नियामक है x1 y1। ठीक है, और एक बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ Q, ठीक है, जिसका नियामक है x2 y2। ठीक है, x2 y2। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? यह PQ होगी ना। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यह PQ है। अब PQ पर एक बिंदु R कहीं पर है जो क्या कर रहा है, तो PQ को m अनुपात n में विभाजित कर दे रहा है। m अनुपात n में विभाजित करने का मतलब यह हुआ कि यह m भाग है, यह n भाग है, दोनों का अनुपात m अनुपात n है। ठीक है, और इसका नियामक मैं माना हूं x, y। ठीक है, r का नियामक है x, y। अब मैं इसमें कुछ रचना करता हूं। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर ये P बिंदु से, R बिंदु से और इस Q बिंदु से इस x अक्ष पे लंब खींचता हूं। ठीक है, यहाँ पे लंब खींच दिए, x अक्ष पे यहाँ से भी लंब है, यहाँ से भी x अक्ष पे लंब है और यहाँ से भी x अक्ष पर मैं एक लंब खींचता हूँ। ठीक है, चलिए यह तीनों लंब है। और फिर एक और काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ भी लंब खींचता हूँ, यहाँ से यहाँ भी लंब खींचता हूँ और इसको रचना के रूप में मैं लिख दूंगा यहाँ पर। चलिए यह लंब है, यह भी लंब है, यह भी लंब है, यह भी लंब है और यह भी लंब है। इसका नाम मैं ABC और यहाँ पे मैं देता हूँ D और यहाँ देता हूँ E। ठीक है, चलिए तो चूंकि यह हम रचना किए हैं तो इसको डॉटेड होना आवश्यक है, तो इसे मैं डॉटेड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तब इसको हम लोग साबित करेंगे, यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र को प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, इसको आप ध्यान रखोगे। चलिए मैंने जो रचना में किया है वो सब सारा कुछ यहाँ लिखना होगा ना जी। रचना हमने क्या की है कि बिंदु P, R और Q से x अक्ष पर लंब खींचे। चलिए लंब खींचे हैं और उसके बाद क्या किए हैं, तो यहाँ से हम लोग x अक्ष पे लंब आपको पता है ना कौन कौन हो रहा है, PA हो रहा है, RB हो रहा है और यह QC हो रहा है। फिर क्या किए हैं, PD लंब खींच दिए हैं हम लोग RB पर, PD लंब खींच दिए हैं RB पर और फिर RE लंब खींच दिए हैं QC पर। समझ गया? तो देखो यहाँ यह 90 है, यहाँ भी 90 होगा, यह भी 90, यह भी 90, तो चौथा कोण भी 90 हो जाएगा ना। तो यह आपका एक क्या बन गया, आयत। उसी तरह से यहाँ भी देखो, यह 90, यह 90, यह भी 90, तो ये भी आपका 90 होगा, यह भी आपका एक आयत है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ABDP और दूसरा कौन है, BCER आयत है। ठीक है, आयत इसलिए किए ताकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए। तो ABDP यह एक आयत हो गया, ABDP आयत है और दूसरा आयत हो जा रहा है BCER, तो यह दोनों आयत है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। मैं यहाँ पे मूल बिंदु को प्राय आपको पता है वो से सूचित करते हैं,
तो अगर यहाँ P का निर्देशांक x1 y1 है तो OA का लंबाई यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगा। अच्छा, और यह PA का लंबाई आपका y1 हो जाएगा। देखो R का नियामक x, y है, तो यह OB का मान यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पे आपका यह RB का जो मान होगा यह y हो जाएगा। चलिए, यह Q का निर्देशांक x2 y2 है, तो मैं यहाँ पर OC बराबर में x2 लिख सकता हूँ और QC बराबर में y2 लिख सकता हूँ ना। चलिए, अब देखो इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ये चूंकि आपका यह आयत है तो मैं इस PD के बराबर में, PD देखो इस PD के बराबर में मैं लिख सकता हूँ AB। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ना। चलिए, अच्छा AB किसके बराबर होगा, तो यह AB अगर हम OB में से, इस OB में से OA घटा ले तो आ जाएगा। AB प्राप्त करने के लिए मैं OB में से OA घटा लूँ तो हो जाएगा ना, OB माइनस OA, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस x1। तो x माइनस x1 AB का वैल्यू है, तो PD का भी तो वैल्यू वही हो जाएगा ना जी, x माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके वैल्यू के लिए। तो इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए पहले इसका पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यहाँ जो यह dB है, यह dB बराबर होगा इसके बराबर, इस PA के बराबर हो जाएगा। देख लो, यह dB जो है ना इस PA के बराबर होगा, तो यहाँ से यह y1 हो जाएगा। अच्छा, यह y1 हो गया, यहाँ से यहाँ यह y1 हो गया। तो आप अगर अब इस RD के वैल्यू की बात करोगे तो RD का प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर RD प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ RB माइनस में dB लिख सकता हूँ, RB और माइनस में dB, इस पूरे में से इसको घटा लेंगे तो यही आ जाएगा ना RD, यानी कि हो जाएगा आपका y माइनस y1। यह टोटल y है और यह y1 है, तो y माइनस y1, यानी इसका वैल्यू आ गया y माइनस y1। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, RE के बारे में। तो RE की बात करें, RE तो वह इस BC के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और BC निकालने के लिए मैं यहाँ पर OC माइनस OB कर सकता हूँ। देख लो, OC में से OB घटाऊंगा तो BC आ जाएगा। तो OC का वैल्यू है x2 और आपका OB का वैल्यू है आपका x। चलिए, तो यह x2 माइनस x आ गया, तो यह भी आपका वही हो जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे QE के लिए। तो QE के लिए पहले ये EC का वैल्यू पता होना चाहिए। तो EC जो होगा आपका EC वह बराबर हो जाएगा RB के। देख लो, EC बराबर RB होगा ना, क्योंकि यह एक आयत है। तो यहाँ से RB का वैल्यू और EC का वैल्यू दोनों का क्या हो जाएगा आपका y। RB तो y ही है, तो यह भी आपका y हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं QE के वैल्यू के बारे में, QE के वैल्यू के बारे में। तो QE निकालने के लिए मैं यहाँ QC में से EC घटा दूंगा तो हो जाएगा, QC में से पूरे में से इस EC को घटा दूंगा तो पूरा है आपका y2 और माइनस में EC, तो EC का वैल्यू ऊपर अभी y है ना जी, तो y2 माइनस y, यह हो जाएगा आपका y2 माइनस में y। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप करेंगे। कैसे, तो लेंगे त्रिभुज PDR और त्रिभुज REQ में। ध्यान से देखना कौन कौन सा त्रिभुज लिए हैं, PDR और REQ, इन दोनों को समरूप करना है। तो यहां देख लो, एंगल PDR बराबर एंगल REQ, प्रत्येक 90, लंब है तो 90 हो जाएगा ना जी यहाँ पे। चलिए, प्रत्येक 90, ये तो 90 हो जाएगा। और देखो यह कोण जो होगा ना इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि देखो यह इसके समांतर होगा ना, तो ये संगत कोण के युग्म है तो बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल RPD बराबर एंगल QRE संगत कोण के युग्म है, इसलिए बराबर हो रहा है संगत कोण से। यानी कि यहाँ से त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज PDR समरूप हो जाएगा त्रिभुज REQ के। कैसे, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ठीक है, हो जाएगा ना समरूप। चलिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात
संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप देखो, मैं इस त्रिभुज का भुजा ले लूंगा अगर पीडी, तो उसके संगत इसमें आर ई हो जाएगा। ठीक है, मैं अगला इसमें ले लेता हूं यहाँ पर आपका ये वाला आर डी लेता हूं, आर डी, तो इसमें क्यू ई हो जाएगा, चलिए मैं इसमें का अगला भुजा कौन सा हो जा रहा है यार, पी आर ले सकता हूँ ना, पी आर। तो अगर मैं पी आर लेता हूं तो इसमें लेना होगा आर क्यू। अब ध्यान से देखो, पीडी का वैल्यू x माइनस x1 है, x माइनस x1। आर ई का वैल्यू, तो आर ई का वैल्यू x2 माइनस x है, x2 माइनस x बराबर। आर डी का वैल्यू, तो आर डी का वैल्यू यही ना है आपका, आर डी का वैल्यू y माइनस y1, और क्यू ई का वैल्यू y2 माइनस y। अच्छा, पी आर बटा आर क्यू, पी आर और बटा में आर क्यू, तो इसका अनुपात m अनुपात n है ना, तो m बटा n लिख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए यहाँ से अलग अलग करते हैं, मैं यहाँ पे दो काम करूंगा, यहाँ x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर में m बटा n, और y वाले को अलग कर लेंगे, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर में m बटा n। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो हो जाएगा आपका nx माइनस का nx1, ये आके इधर गुना करेगा तो mx2 माइनस का mx। ठीक है, तो इसको इधर लाता हूँ और इसको इधर लाता हूँ, यहाँ के इधर हो जाएगा प्लस का mx और यहाँ प्लस का nx, और इसको जाके उधर प्लस का, तो mx2 प्लस में nx1, इसमें से x कॉमन कर लेते हैं तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n इंटू में x बराबर में mx2 प्लस nx1, यही ना होगा। चलिए इसको भाग में दो, तो x बराबर आ जाएगा mx2 और प्लस में nx1, सॉरी यहाँ x1 है, और बटा में आपका m प्लस n, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से x का मान आ गया। उसी तरह से मैं यहाँ y निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ हो जाएगा ny माइनस का ny1 बराबर, इसमें से गुना करेंगे तो my2 और माइनस का my, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा my, और यह प्लस का ny, इसको उधर भेजेंगे my2 प्लस ny1। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपका क्या कॉमन है, तो यहाँ y कॉमन है, तो m प्लस n इंटू वाई बराबर में my2 प्लस ny1। अच्छा इसको भाग में भेज देंगे तो हो जाएगा my2 और प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने r का निर्देशांक निकाल लिया, r का निर्देशांक जो उसे आपको m अनुपात n में बांट रहा था ना जी रेखा PQ को, तो वो हमने निकाल लिया। क्या हो गया फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, और फिर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो आपको अब इसे याद रखना होगा, यही है आपका विभाजन सूत्र, इसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। जब ये अंतः विभाजन के लिए क्या बताया है कि मैंने एक बिंदु P x1 y1 दिया हो, अच्छा दूसरा बिंदु Q x2 y2 दिया हो, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु इस प्रकार से R है जो इसे m अनुपात n के अनुपात में अंतः रूप से विभाजित करता है, अंतः रूप से यानी कि इस पे इस तरह से स्थित है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग निर्देशांक निकालने के लिए, इस R का निर्देशांक निकालने के लिए। अब देखो, अब बाह्य विभाजन होगा तब दूसरा, अगर बाह्य विभाजन की बात करें, जैसे अगर कह दे कि माना दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, PQ को बिंदु R m अनुपात n में बाह्य विभाजन करता है, या बाह्य रूप से विभाजन करता है,
बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का मतलब समझ लो, मान लो एक बिंदु दिया हो P जिसका नियामक है x1 y1 और एक बिंदु दिया हो Q जिसका नियामक है x2 y2। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा PQ है और R आपका ऐसा बिंदु है ना, वो कैसा बिंदु है जो इसे बाह्य रूप से अनुपातन में, तो R क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, R उस रेखा से आगे की ओर बढ़ाने पर स्थित होगा, इसी को बाह्य विभाजन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, एम अनुपातन, यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ से P से R की दूरी और Q से R की दूरी का अनुपात जो है वही एम अनुपातन है। यानी यहाँ PR अनुपात में QR का अनुपात यह दिया है, तो इसे हम लोग बाह्य विभाजन कहते हैं और इसे हम लोग अंतः विभाजन। यहाँ भी PR और RQ का ही अनुपात, वही PR और QR का ही अनुपात है, यहाँ भी वही है, लेकिन यह बाह्य विभाजन है, बाहर की ओर है या अंदर की ओर। तो दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ जब आप कोई बिंदु R दिया है उसका निर्देशांक निकालना होगा ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जो आपका अंतः विभाजन का आया था ना, बस उसी में माइनस लग जाएगा, mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, my2 माइनस में ny1 बटा में m माइनस n। और इसको साबित करने के लिए उसी के तरह हम लोग को फिर चलना होगा। तो आप इसे कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस फॉर्मूला याद रखेंगे। तो विभाजन सूत्र समझ में आ गया, अंतः विभाजन होगा तो क्या करेंगे, बाह्य विभाजन होगा तो क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मैं फॉर्मूला यहां से मध्य बिंदु सूत्र की बात कर लेता हूं। मध्य बिंदु सूत्र, बिंदु सूत्र के बारे में, मध्य बिंदु सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। माना दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु R है। मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कौन है, R है। तो दो बिंदु दिया है P x1 y1 और दूसरा जो है आपका Q x2 y2 है, Q x2 y2 है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, आपकी PQ होगी और इसी का मध्य बिंदु जो है ना R है। तो इसी R का निर्देशांक कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो जो यह मध्य बिंदु है, तो यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि यह 1:1 में बटेगा और यह अंतः विभाजन के रूप में दिख रहा है, तो अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर लगा देंगे। तो ऊपर अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला मैं लिखवाया हूँ, तो इस बिंदु R का निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अंतः विभाजन में बताया हूँ mx2, तो m के जगह पे यहाँ 1 है, x2 और प्लस n के जगह भी 1 है, x1 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 + 1। फिर हो जाएगा आपका my2 और प्लस में ny1 और बटा में m प्लस n यानी 1 + 1। तो ऊपर हो जाएगा, देखो x1 + x2 सीधा करके लिख देते हैं, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो इसे ही मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कोई मध्य बिंदु दिया है, तो दोनों के x नियामक को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और y नियामक को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो उस बिंदु का नियामक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना होगा ताकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद दो और फॉर्मूले हैं, उनको भी साबित करना है। जैसे आज पहले हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक जिसे अंग्रेजी में सेंट्रॉइड कहा जाता है, सेंट्रॉइड। पहले ये तो जानना जरूरी होगा कि केंद्रक क्या कहलाता है। वैसे तो मैंने 9th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन भूल गए होंगे आप लोग, फिर से देख लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि केंद्रक वह बिंदु होता है जहां किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जैसे समझो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, त्रिभुज का नाम मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ ABC। केंद्रक क्या होता है, तो इनके माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। एक माध्यिका यह हुआ, दूसरी माध्यिका यह हुई और तीसरी माध्यिका यह हुई। तो ये जो तीनों माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, यही इसका केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो इसी को हम लोग साबित करने वाले हैं। देखिए
या केंद्रक के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लें। माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका का काम होता है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना, ठीक है। अच्छा, यह केंद्रक क्या करता है कि इस प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ध्यान रखना, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये भी आपको याद रखना होगा, तभी हम इसे साबित कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं केंद्रक कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं, माना किसी त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, ठीक है। ये हमारे पास कोई त्रिभुज दिया है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। हमें इसके केंद्रक के बारे में बात करना है। चलिए तो A B C एक त्रिभुज हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। चलिए मैं इसका एक यहाँ पर माध्यिका ले लेता हूँ, ठीक है। यह एक माध्यिका में खींच देता हूँ, तो यह सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो माध्यिका है तो भैया ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। और यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि यहाँ G इसका केंद्रक है। G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, ठीक है। क्या है, केंद्रक है। तो हमें G का निर्देशांक पता करना है। तो जब यह केंद्रक है तो ये तो आपको पता है कि 2:1 में यह बांटेगा किसको, AD को। चलिए तो पहले D का निर्देशांक पता होना चाहिए। चलिए तो D, चूंकि D मध्य बिंदु होगा BC का, क्योंकि AD माध्यिका है, अतः यहाँ कह सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है। तो अभी हमने मध्य बिंदु सूत्र देखा है, तो D का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा। D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 प्लस, दोनों के x नियामक को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, यही हो जाएगा। तो D का निर्देशांक आ गया x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ जो अनुपात दिया है यह 2:1, आपको पता है कि चूंकि केंद्रक यानी केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यह 2:1 में हो जाएगा, यानी कि हम लोग G का निर्देशांक निकाल सकते हैं, यानी केंद्रक निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा G का निर्देशांक, कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र का, सेक्शन फॉर्मूला का। तो यह आपका x1 y1 और यह आपका x2 y2 और यह m/n, तो हो जाएगा 2 × x2 प्लस x3/2 और प्लस x1 बटा में m+n यानी कि 2+1, फिर हो जाएगा 2 × y2 प्लस y3/2 और प्लस y1 और बटा में आपका हो जाएगा 2+1, ये ना हो जाएगा 2+1। तो यहाँ देखो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से यह 2 कट गया। तो यहाँ देखो x1 x2 x3 प्लस में बचेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3 और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो अगर मान लो त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y2, यानी कि तीनों शीर्षों के x नियामक को जोड़ के 3 से भाग करना होगा और y नियामक को भी जोड़ के 3 से भाग करना होगा, हमारा केंद्रक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र, इस पे भी आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अंतः केंद्र क्या होता है पहले देख लेंगे। अंग्रेजी में इसे इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर होता क्या है इसके बारे में समझ लो। तो मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं कि अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र वह बिंदु है, वह बिंदु है, वह बिंदु है जहां जहां किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के कोणों के, त्रिभुज के कोणों के अर्धक, अर्धक परस्पर काटते हैं, परस्पर काटते हैं, परस्पर काटते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, अब यह त्रिभुज का नाम कुछ दे देते हैं, जैसे ABC इसका नाम है, तो इनके शीर्ष कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक, कोण का अर्धक मतलब कि इनके कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाला, कोणों का अर्धक मतलब कि इनके प्रत्येक कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, वही अर्धक कहलाता है। यह इसके बराबर है, यहाँ यह इसके बराबर है, और यहाँ यह इसके बराबर। तो ये तीनों जो है ना अर्धक है। अर्धक का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसी को हम लोग इन सेंटर, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको निकाला कैसे जाता है इसको देखते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, निर्देशांक क्या क्या है। ए का शीर्ष का निर्देशांक है x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 है, तथा इनके इनके सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजाओं की लंबाई, सम्मुख भुजाओं की लंबाई, सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्रमशः, क्रमशः सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्रमशः A, B और C है, स्मॉल ABC है। ठीक है, ABC हम लोग मान लिए कि इनकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्या है, ABC दी हुई है। चलिए मैं इसका फिगर बना देता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यह आपका त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं ABC। अच्छा, शीर्षों के निर्देशांक है ना आपके पास x1 y1, दूसरा है आपके पास x2 y2 और तीसरा है आपके पास x3 y3। ठीक है, अब समझो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो इसका अंतः केंद्र। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक अर्धक ले लेते हैं, एक अर्धक यह लेते हैं, एक एंगल का अर्धक यह है और दूसरे एंगल का अर्धक यहाँ तक मैं मिला देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसका, यहाँ पे नाम D देता हूँ और यहाँ पे E देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लेते हैं, माना, माना AD और BE त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के एंगल A और त्रिभुज ABC के एंगल A और एंगल B के अर्धक है, अर्धक है। ठीक है, चलिए इतना लिख दिए। अब इसके बाद देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ABC इनके सम्मुख भुजाओं की लंबाई, तो A के सम्मुख वाले भुजा A, यानी कि यह आपकी इसकी लंबाई A है। अच्छा, B शीर्ष के सम्मुख वाली भुजा आपकी AC है, तो इसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है B। ठीक है, अच्छा C शीर्ष के सम्मुख वाली भुजा यह है, तो इसकी लंबाई दी हुई है C। ठीक है, चलिए अब देखो, चूंकि एंगल A का अर्धक, त्रिभुज ABC में एंगल A का अर्धक यह AD है, AD है ना जी, AD एंगल A का अर्धक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं त्रिभुज में एक प्रमेय, कौन सा प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसमें अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को इस प्रकार काटे, तो सामने वाले भुजा जो कटेंगे ना उनका अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर AB बटा में AC बराबर BD और बटा में BD बटा में CD लिख सकता हूं ना, BD बटा में CD, AB बटा AC बराबर BD बटा CD। यह किससे होगा, तो यह आपको पता है किससे हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। चलिए तो यहाँ देखो AB बटा AC दिया है ना जी, C बटा B,
सी बट्टा बी हो जाएगा, ए बी का वैल्यू सी और इसका वैल्यू बी, तो सी बट्टा बी आपका बी डी बट्टा सी डी का अनुपात निकल गया। तो बी डी और सी डी का अनुपात हो गया, तो इसी को हम लोग एम अनुपात एन मान लेंगे। यह आपका x1 y1 होगा, यह आपका x2 y2, तो डी का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा, डी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से डी का निर्देशांक, ध्यान रखना यह m यह n यह x1 y1 और यह x2 y2, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा m यानी कि सी x3 प्लस में CX3, देख लो CX3 और प्लस में BX2 और बटा में आपका B प्लस सी या C प्लस बी भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। C प्लस बी लिखो या B प्लस सी लिखो, एक ही बात है, C प्लस बी, यही ना हो जाएगा आपका। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y के लिए क्या हो जाएगा, CY3 और प्लस में BY2 और बटा में C प्लस बी। इसे हम चाहे तो सीधा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BX2 प्लस CX3 है ना, और बटा में B प्लस सी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी BY2 और प्लस में CY3 और बटा में B प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो D का निर्देशांक निकल गया। अब देखो D का निर्देशांक निकल गया और A का निर्देशांक दिया है, अगर हम लोग ये अनुपात निकालें AE और DE का तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस त्रिभुज में। एंगल बी का यह अर्धक है, बीई अर्धक है, बीई एंगल बी का अर्धक है। अच्छा, जब यह इसका अर्धक दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से डीई और एई का अनुपात, डीई और एई का अनुपात जो होगा, डीई और एई का अनुपात बीडी बटा एबी के अनुपात के बराबर होगा। बीडी बटा एबी के अनुपात के बराबर होगा, बीडी बटा एबी के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा, तो डीई बटा में एई बराबर में हो जाएगा, इस बीडी को तो वैसे ही रहने दो, इसका वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है। अच्छा, एबी का वैल्यू सी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हुआ है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब देखिए, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है बीडी बटा सीडी का अनुपात कितना है, तो ऊपर हम लोग निकाले हैं, देखो बीडी बटा सीडी का अनुपात सी बटा बी है, सी बटा बी। अच्छा, इसको पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी बटा बी डी बराबर में बी बटा सी, पलट जाएगा ना। अच्छा, अब लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब सोचोगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, चाहे समीकरण 1 में रख दूंगा तो यहाँ से हमें इसका अनुपात प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो सी डी बटा बी डी और प्लस 1 बी बटा सी प्लस 1, क्या एलसीएम हो जाएगा बी डी, सी डी प्लस बी डी बराबर में सी, एलसीएम लेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे सी डी और बी डी मिलके BC हो जाएगा, तो BC बटा BD बराबर में B प्लस C बटा C। तो BC का वैल्यू आपका ऊपर A दिया हुआ था, याद है, इसका वैल्यू A हमारे पास है ना, A के सामने वाले भुजा A थी, है ना, A से इसके सामने वाली भुजा A, तो इसका वैल्यू मैं A लिख देता हूँ, तो A बटा BD बराबर में आ जाएगा B प्लस C बटा C। चलिए यहाँ से हम लोग इसको पलट देंगे, ये ले जाके उधर गुना कर देंगे, तो यहाँ से BD बराबर क्या आ जाएगा आपका AC, देखो यह इसमें आके गुना कर गया, यहाँ आ गया भाग में, यह यहाँ चला गया, तो AC बटा B प्लस C, AC बटा B प्लस C। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में यहाँ पर DE और AE का अनुपात है BD बटा में C, तो BD का वैल्यू ये रख सकता हूँ ना, तो A प्लस C बटा में B प्लस C, सॉरी इसको थोड़ा क्लीन लिखने दो, B प्लस C और इनटू में आपका यह आ जाएगा C, समझ गए ना। तो यहाँ से आपका हमने BD का वैल्यू रख दिया, BD का वैल्यू यहाँ रख दिया, नीचे C था तो यह C आ गया, C से C कट गया, यानी कि A बटा में B प्लस C हमारे पास DE और AE का अनुपात आ गया,
डी और ए का अनुपात आ गया। चलिए अब यहाँ पे चलिए, चूंकि आपके पास डी का निर्देशांक है, डी का निर्देशांक ऊपर निकाले थे, डी का निर्देशांक क्या निकाले थे, ऊपर निकाले थे ना हम लोग। डी का निर्देशांक क्या आया था, तो आया था बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री बटा में बी प्लस सी, यही ना था। और y वाले के लिए आया था बी वाई टू प्लस में सी वाई थ्री बटा में बी प्लस सी। तो इसका अनुपात दिया है, इन दोनों का अनुपात a बटा में b प्लस सी। देखो DE और आपके पास AC का अनुपात है। एक निर्देशांक यह रहा एक शीर्ष का और दूसरे शीर्ष का यह है, तो यहाँ पे E का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा विभाजन सूत्र से। चलिए निकालते हैं E का निर्देशांक। E का निर्देशांक यही हमारा क्या होगा, आपका अंतः केंद्र हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वही यहाँ पे M, तो M के जगह पे है A इंटू x2, ये देखो x है ना, x2 y2 ये होगा, ये वाला x1 y1 होगा, क्योंकि यह m माने है यह n माने है। चलिए तो इंटू में हो जाएगा x1 और प्लस n के जगह पे क्या होगा b प्लस सी, इंटू में यह आ जाएगा आपका bx2 प्लस cx3 बटा में b प्लस सी, और बटा में इसके बटा में क्या आ जाएगा, तो b प्लस सी, सॉरी m प्लस n, यानी कि a प्लस b प्लस सी। फिर उसी तरह से a यानी कि m और y1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस b, n के जगह b प्लस सी है, और इनटू में ये वाला आएगा by2 प्लस में cy3 बटा में b प्लस सी, और इनके बटा में a प्लस बी प्लस सी, m प्लस n आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें, यहाँ से यह कट जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा E का निर्देशांक जो आ गया ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में a प्लस b प्लस सी, अच्छा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस सी। तो हमने यहाँ से यह अंतः केंद्र निकालने का फॉर्मूला प्राप्त किया, जहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है, और a b c उनके सम्मुख भुजाएं हैं, है ना, तीनों शीर्षों की सम्मुख भुजाएं a b c दी गई हैं, उनकी लंबाई। समझ गए। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरे बुक का लिंक मिलेगा आपको।